ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं। मन करें रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे, गॉस लॉ करेंगे, उनकी डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। डन। इससे हमारे को पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास हो रही है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास हो रही होगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो फ्लक्स से हमारे को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगता है। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। जतिन, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बता देना, ठीक है? क्योंकि आप तो अभी अभी आ रहे हो ना। ठीक, हाँ। तो अगर मैंने ये एक एरिया बनाया, ठीक, इस एरिया से ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बिल्कुल ऐसे। ये क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यही सी पॉइंट से जो नॉर्मल वेक्टर है हमारा, वो भी ऐसे। नॉर्मल वेक्टर समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे कि अगर मेरा ये एरिया हो गया बेटा, हम इस एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसका एरिया मान लो एस वेक्टर हो गया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई, ठीक। और इस जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है। हमेशा क्या होती है? सरफेस से नॉर्मल। जैसे कि ये है तो इससे परपेंडिकुलर हमारा ये एस कैप होगा। बात समझ में आई? तो ये जो है मेरा ई वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे है, और एन कैप क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर का नॉर्मल। ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डन। तो यहाँ से अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा ई, इस ये छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। इस छोटे ये पॉइंट पी के अराउंड मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा ई डेल्टा एस हो जाएगा। ये छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा सा फ्लक्स। बात समझ में आई? ओके। वैसे अगर मैं सीधा सीधा तुम्हारे को ये दिखाऊं कि ये मेरा ऐसे, ये मेरा मान लो एक सरफेस हो गया, चलो हो रहा है, ये सरफेस हो रहा है मेरा, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो रहा है। ये इसका क्या हो रहा है? नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बात समझ में आई? तो यहाँ से इस छोटी सी जगह से जो फ्लक्स जा रहा होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, वो हमारा छोटा सा फ्लक्स होगा, और वो छोटे से फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन। तो ये मेरा फ्लक्स हो गया। और अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई? मेरे को अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो ऐसे जितने भी ई डॉट डेल्टा डी एस वेक्टर सारों को क्या कर लूँगा मैं? प्लस कर लूँगा, ठीक है। और अगर मैं ये जो मेरा छोटा सा एरिया एलिमेंट था, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, तो मेरा इफ डेल्टा एस वेक्टर नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि ये जो एरिया है बहुत ही छोटा है। अगर मैं एरिया को बहुत छोटा कर देता हूँ तो मेरा जो फ्लक्स होता है उससे मैं डी फाई लिख देता हूँ, और वो क्या बन जाता है? डी फाई, ओके, ये वेक्टर नहीं होगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक। और इसको सॉल्व करके मेरा क्या बनेगा? डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। बात समझ में आई? और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। और ये हमारे को बताता क्या है कि उस पॉइंट पे, उस छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर किसी और सरफेस पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पे कम है, ठीक।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर में कोई एंगल बनेगा तो आप ईडीएस लगा लेना, ईडीएस कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में कोई एंगल नहीं बना, जीरो का एंगल है, ठीक, तो सीधा सीधा ई डेल्टा एस, या फिर अगर हमारा डेल्टा एस जो है अब वो चीज़ तो जीरो है तो आप इसे टी बाई अच्छे प्यार से ईडीएस लिख लेना। बात समझ में आई क्या? अब ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। दोनों का जो काम होता है वो एक जैसा ही होता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें और आगे जाके हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें। अब इसके बाद और क्या बताना तुम्हारे को, यहाँ से मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। यूनिट पे आते, कहाँ पे आते हैं? यूनिट पे आते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या यूनिट होती है बनकर? ई डीएस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। हमारा ये इसकी क्या आ गई? यूनिट आ गई। बात समझ में आई? अब आगे अगर मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बताऊं, मैंने इसे कहा है कि अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो जहाँ पे पढ़ता तो वहाँ के स्टूडेंट्स इधर ले आना, अगर बुरा पढ़ाया तो यहाँ के उधर लेके चल जाना। तुम्हारा ट्रेड हो गया है। यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये एक क्योंकि फ्लक्स जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर और यहाँ पे थीटा वेरी करने से ये डेफिनेटली तीन चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड करता है। हाँ, फ्लक्स कितने पे डिपेंड करता है? तीन चीज़ों पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस और एंगल। तीनों में से अगर आप कुछ भी बदलते हो तो आपका फ्लक्स क्या होता है? बदलता है। ये आपको बात क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए। तो फ्लक्स किस किस के चेंज होने से चेंज हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, स्मॉल एरिया के चेंज होने से, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल के चेंज होने से भी हमारा फ्लक्स चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। ये वाला जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को एक बार यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी कर देते हैं। अगर ये मुझे ये देखना, कई कई बार ना पेपर को मेरा ये ऐसे दे देंगे कि ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा, ये ऐसे बना देंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये वाली चीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक? तो ऐसे दे देंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये लाइन है पैरेलल टू द प्लेन। ये एंगल दे देते हैं 30 डिग्री, मतलब कोई भी ये वाला एंगल दे देंगे और कहेंगे कि भाई इसका एरिया भी बता देते हैं। इसका क्या बता देते हैं? एरिया। इसका एरिया कितना है? मान लो 10 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम। और आपको कहते हैं कि क्या फाइंड करके बताओ? फ्लक्स फाइंड करके बताओ। तो इस टाइम पे आप लोगों को याद रखना है कि जो एंगल होता है वो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का नहीं होता है। एंगल इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60। बात समझ में आई? तो इसका आपको लोगों को ध्यान देना है। डन? ओके। अब आगे बात कर लेते हैं। हमारा सीधा सीधा जो फ्लक्स थीटा जो है तुम्हारा, ये जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल गैप है, ये एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, और क्या हो सकता है? 90 डिग्री का हो सकता है। तो थीटा क्या हो सकता है हमारा? थीटा जो हो सकता है मेरा लेस देन 90 हो सकता है, थीटा जो है मेरा इक्वल्स टू 90 हो सकता है, और थीटा जो है मेरा ग्रेटर देन 90। यार मनकरण, ये तो सीखने वाली बात है सीधी सीधी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर डॉट प्रोडक्ट में लगती है। कहाँ पे लगती है? चाहे किसी का भी डॉट प्रोडक्ट हो भाई, और उसका आंसर कोई भी हो, उसका आंसर कोई भी हो। डन। तो अगर मेरा थीटा लेस देन 90 है तो cos 90, अगर cos थीटा की वैल्यू मैं 90 से कम करता हूँ तो फ्लक्स क्या होएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? इस केस में जो मेरा फ्लक्स है, फ्लक्स को सिंबल फाई होता है, और उसके नीचे अगर आप ई लगा दो तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ये फ्लक्स क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन 0। और इस केस में cos 90 मेरा 0 होता है, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। फ्लक्स क्या होगा? 0। और सिमिलरली तुमको पता ही है फ्लक्स 0 होने का, और इस केस में जो मेरा फ्लक्स होगा वो क्या होगा? लेस देन 0, मतलब इस केस में फ्लक्स मेरा
90 डिग्री होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स होगा। डन। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्या बता रहा था तुम्हारे को, सांस तो ले लूँ पहले थोड़ा। बस इतना ही बता रहा था, नोट करो पहले इसे। गलती से अगर कभी मेरा ये छूट जाए ना, दबाना, मेरे को बता देना, यहाँ पे लाल निशान आ ही जाता है। चलो देखो आगे, इसके बाद हम आते हैं गॉस लॉ पे। अच्छा, मैंने एक ही पेज पे मैंने बहुत कुछ करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है? अच्छा, तुम्हें कैसे पता क्या होता है? वैसे मैं पूछ तो सकता ही हूँ कि गॉस लॉ क्या होता है ना बेटा? आप बता सकते हो क्या जतिन कि गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ आपको प्रॉपर नहीं है। ओके, तो चलो मेरी बात सुनो। अगर कभी भी ठीक, हाँ, कभी भी एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो तो उसकी वजह से फ्लक्स निकालने की सुविधा हमारे को देता है कौन? गॉस लॉ। डन। अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो, ठीक। अगर मैं पिछले वाला ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे को दोबारा से बताऊं, जैसे कि अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा फ्लक्स कितना आया? इस वाले क्वेश्चन में तुम कह सकते हो कि सर हमारा जो फ्लक्स आया है वो आया है ई डी एस कॉस 60। ई कितना आ गया? 10 आ गया। और इसका पूरे का एरिया कितना हो गया? 10 हो गया। और कॉस 60, कॉस कितना हो गया? हाफ हो गया। फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पे? 50। कितना आ गया? 50। यूनिट क्या होगी? आप उसकी यूनिट वोल्ट मीटर लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? तो ये तो काफी इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अगर ये मान लो क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर चार्ज है। इसके अंदर क्या है? चार्ज है। अगर इसके अंदर मैं चार्ज रख दूं तो इस चार्ज का मैं पॉजिटिव चार्ज भी रख सकता हूं और सिमिलरली मैं नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर रख सकता हूं। तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे बाहर को जाएंगी, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक बैलून रखते हो, बैलून के अंदर आप एक बल्ब जला देते हो तो उसकी रोशनी चारों तरफ से बाहर जाती है ना। तो सिमिलरली आपने चार्ज रखा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? चारों तरफ से बाहर जा रही है। अगर नेगेटिव रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ से कहाँ आएंगी? अंदर को आएंगी। ये बात क्लियर है? और उन्होंने कहा, उन्होंने किन्होंने? गॉस ने कहा कि भाई इस केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? क्यू इंक्लोज्ड, ई एन सी एल ओ एस सी डी, ठीक। अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स आप सीधा निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। टोटल चार्ज जो इसके अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट कब लगता है? अगर इसके अंदर जो मीडियम है वो क्या हो? वैक्यूम हो। क्या हो? वैक्यूम हो। अगर वैक्यूम नहीं होगा, इफ मीडियम सराउंडिंग चार्ज इज वैक्यूम, ठीक। और फॉर एनी अदर मीडियम ये जो मेरा फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? और इधर हमारे को यहां पे बोला क्यू बाय, कुछ मैंने बोला क्या? गलत बोला? क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन। यहां तक समझ में? ठीक। अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं देखें जरा, सुने 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 सुनो, ध्यान से सुनो। इसको मैं इधर करके छोटा करके कहां पे? वहां पे फेंक देता हूं, ठीक। ओके, अब मैं यहां पे तुम्हारे को बता रहा हूं कि भाई ये है। इसके केस में अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो बस अंदर वाला चार्ज लेंगे, बाहर वाला चार्ज कंसीडर भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बाहर कोई चार्ज होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अंदर आई और ये कहाँ गई? बाहर गई। तो जो भी बाहर इस क्लोज सरफेस के बाहर जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से फ्लक्स कितना होता है?
जीरो, उसकी वजह से फ्लक्स कितना होता है, जीरो। समझ आएगी बात। और जो हम, तो ये जो है नेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज इज जीरो। ये बात समझ में आई क्या? ओके। अब यहां पे दूसरी बात आपको बताई गई कि भाई इसके अंदर, ठीक है, ये वाला भी समझ में आया। दूसरी बात ये बताई गई आपको कि इसके अंदर ये जो क्लोज सरफेस है, कैसा भी क्लोज सरफेस हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। बात समझ में आई? ओके। अगर इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज कैसा हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। मतलब एक लाइन हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हो, एक सरफेस हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हो, या फिर एक वॉल्यूम हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर मैं बेटा क्या रख सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये आपका क्लोज्ड, पूरा का पूरा जो क्लासरूम आपकी क्लोज्ड है, इसके अंदर मैं एक ये चीज, एक पन्ना रख देता हूँ, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज शीट। तो हेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। डन। एक धागा रख सकता हूँ, चार्ज धागा, तो उस केस में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। ठीक। और मैं एक बॉटल भी रख सकता हूँ, चार्ज बॉटल। इस केस में हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओवर वॉल्यूम। आपको बच्चे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके। तो वो मैं करवा दूंगा। डन। अभी मैंने क्या बताया, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कैसा हो सकता है, या तो पॉइंट चार्ज हो सकता है, या एक लाइन हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हो बहुत सारा, या फिर सरफेस जिसके ऊपर चार्ज बहुत सारा पड़ा हो, या फिर वॉल्यूम जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज पड़ा हो। बात समझ में आई? चार्ज कैसा हो सकता है, यहां पे ये जो आपका हो सकता है पॉइंट चार्ज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यहां तक क्लियर है? ठीक। आगे चलूं, गॉस लॉ समझ में आया कि नहीं आया? और हाँ, डन डन डन। अब मैं तुम्हारे को गॉसियन सरफेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। गॉसियन सरफेस जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चार्ज है मेरा, अच्छा ये चार्ज है मेरा, ठीक। मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मेरे को यहां पे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक। ये मेरा चार्ज है और इस चार्ज की वजह से मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इमेजिन करके इस चार्ज को कवर करता हुआ एक सरफेस बनाऊंगा। इमेजिन जुक, दिस चार्ज, दिस इज स्फेरिकल चार्ज, आप मान सकते हो पॉइंट चार्ज मान सकते हो, इसके क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज। एंड दिस पॉइंट चार्ज इज कवर्ड बाय अ बबल, इमेजिनरी बबल, इमेजिनरी बबल, हाँ है ना। उस इमेजिनरी बबल को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। डन, समझ में आया? ओके। तो अगर ये है तो मैं इसको कवर करता हुआ मैं गॉसियन सरफेस मैंने बनाया। ओ मैंने ऐसा कवर करता हुआ गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, इमेजिनरी सरफेस है ये। बात समझ में आई? ओके। और इसके हर एक पॉइंट पे मनकर मैंने अभी गॉसियन सरफेस कैसा बनाया बच्चे, ये यूनिफॉर्म बनाया। क्या बनाया? यूनिफॉर्म। मतलब कि हर एक, ये जो सरफेस का हर एक पॉइंट है उसका चार्ज से दूरी क्या है, बराबर ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। डन। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इस चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं गॉस लॉ की हेल्प कर लेकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, विच वी विल डिस्कस लेटर। बात समझ में आई? ओके, आपको आ रही बेटा? ठीक। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा किसका जिक्र करके बताया, गॉसियन सरफेस का जिक्र करके बताया। तो ये कुछ चाहिए? अगर कोई भी डाउट है तो फिर मैं, नहीं आपको ऐसे ही पूछना पड़ेगा, माइक नहीं दूंगा। यार। ओके।
सो अब हमारे को क्या करना है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, या फिर प्रूफ ऑफ, आप इसे गॉस थ्योरम मान लो या फिर आप इसे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ मान लो। डन। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि एक चार्ज सरफेस है, ओके, कंसीडर अ स्फीयर, ठीक है, एंड एक स्फीयर है और उसके सेंटर पे क्या है, मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर चार्ज, ठीक, चार्ज कौन सा चार्ज, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर चार्ज q इज प्लेस्ड। डन। आपको यहां तक बात समझ में आई? ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने एक स्फीयर ले लिया, इसके सेंटर पे मैंने क्या मान लिया, एक मेरा चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, और बाहर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस एरिया से, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होगी। तो मैंने ये एक छोटा सा क्या ले लिया, एरिया ले लिया, यहाँ से ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये जो छोटा सा एरिया है आप इसे ds कह सकते हो, ds वेक्टर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ds वेक्टर। ds वेक्टर का ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड और बालकों ये होगा डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन क्या होगा, ये n कैप। बात समझ में आई क्या? तो अब मेरे को गॉस लॉ का प्रूफ करना है। गॉस लॉ का हमने क्या करना है, प्रूफ। गॉस लॉ का प्रूफ का मतलब क्या है, मेरे को भाई ये जो है फॉर्मूला डिराइव करना है, ये जो है क्या फॉर्मूला डिराइव करना है, ये वाला, ओके। तो अब उस छोटे से एरिया का हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स कैसा होगा वो, उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और उस P पॉइंट के आसपास का जो एरिया था वहां से निकलता हुआ फ्लक्स जो है d फाई होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds या E ds cos जीरो, E ds cos जीरो। तो लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज q। अब उस चार्ज q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर दैट एरिया ds, ओवर द एरिया ds ओवर ds, ये कितना होगा, छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स, तो हमारा होगा यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स होगा तो डी फाई लिख देता हूँ, डी फाई इज इक्वल्स टू डी फाई। फ्लक्स का डेफिनेशन आज ही अभी फ्लक्स का फॉर्मूला बताया ना, तो छोटा सा फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर करके, हाँ, और ई डी एस के बीच में एंगल कितना बेटा, 0 डिग्री, कितना मतलब मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक, तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस 0, और आप इसे सीधा सीधा आप इसे लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, है ना। अब मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, ध्यान से देखो, ये गॉस लॉ की वेरिफिकेशन यहाँ से प्रूफ यहाँ से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, चार्ज जो है क्लोज सरफेस के अंदर है, और इसी काम के लिए हमारा गॉस लॉ उपलब्ध है ना, तो उसी की प्रूफ कर रहे हैं। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो मैं टोटल फ्लक्स निकालने के लिए भाई ये करता हूँ। ओके, पहले रुक जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे इस चार्ज कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, इस स्फीयर का आप रेडियस क्या मान लो, आर। डन। तो इस चार्ज की वजह से उस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसको निकालने के लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्म में फील्ड आ रहा है, फील्ड निकालूंगा तभी तो फ्लक्स निकाल पाऊंगा, हाँ या ना, ठीक। तो ये करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे, बेटा प्यार से तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ है ना, इसको तो हम कर ही लेंगे, ठीक। पहले मैं फील्ड निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट P ड्यू टू उस छोटे चार्ज की वजह से वहां पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, यहाँ पे आप E मान लो, E वेक्टर मान लो, K Q बाय R स्केयर, और यहाँ पे क्या मान लो, R कैप मान लो, क्या मान लो? R कैप। अब ये R कैप कहाँ पे होगा? रेडियस इधर को जा रहा है ना, तो R कैप तो बेटा यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ या ना? मनकर कंफ्यूजन तो नहीं ना कहीं पे? डन, बहुत बढ़िया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूँ, मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक? तो चलो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हटाओ, ओहो, देखो E डॉट डी एस, तो फ्लक्स कितना होगा? डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ के क्यू बाय आर स्केयर, यहाँ पे आर कैप डॉट डी एस कितना होगा मेरा? डी एस है, ये मैंने लिख दिया डी एस, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप, और ये दोनों कितना हो गया? डॉट प्रोडक्ट वन, कितना? वन, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, हाँ है ना? तो यहाँ पे मेरा डी फाई कितना आ गया? मेरा डी फाई आ गया है के क्यू बाय आर स्केयर डी एस। बात सही में? अब मेरे को क्या करना है? इसका टोटल पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन इज लाइक, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करूंगा तो टोटल क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। तो ये मेरा आ रहा है टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैंने ई नहीं लगाया तो माफ़ करना, ई लगा लो, लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लगाना चाहिए क्योंकि आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। अगर आप अभी आप 5 ई लगाओगे तो बाद में आपको 5 ई लगाने की आदत पड़ेगी, ठीक? फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या है? ये के क्यू आर स्केयर बाहर निकालो, बस आपने डी एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? और ये छोटा छोटा डी एस ऐड करके पूरा स्फेयर का एरिया आ जाएगा, पूरे स्फेयर का एरिया आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा कि पूरे स्फेयर का एरिया कैसे आएगा? नींद आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है, नहीं आ रही, उधर पीछे लोगों की आंखें भारी हो रही हैं। के क्यू बाई आर स्केयर इंटू 4 पाई आर स्केयर। मनकरण समझ में आया? के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर क्यू 4 पाई आर स्केयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया हमारा? फ्लक्स आ गया मेरा, देखो कटा गया 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई आर स्केयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये मुश्किल था? नहीं। गॉस लॉ का प्रूफ थोड़ा ही मुश्किल नहीं था। हमने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज की वजह से बस एक छोटे से एरिया पे फ्लक्स निकाला और उसे क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, हमारा पूरा का पूरा फ्लक्स आ गया। आपकी मैथ्स कैसी है बेटा? हाँ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? नोट डाउन करो इसे। चलो ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। गॉस लॉ के बाद अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। अब देखो गॉस लॉ जो है, अगर मेरा ये क्लोज सरफेस है, कुछ भी क्लोज सरफेस मान लो आप, क्या आप ऐसे एक ये भी मान सकते हो, ठीक है, कि आपके पास क्या है, ये पड़ा हुआ है, पर यार ये थोड़ा सा 3D बढ़िया नहीं लगता। स्फेयर मान लो, ओहो ये। अब अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास चार्ज है कुछ, कितना चार्ज है? +5 कूलम, -10 कूलम, +12 कूलम, ठीक, -2 कूलम, और आगे भी +2 कूलम, -10 कूलम, है ना? अगर अब आपको इसकी वजह से टोटल फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इन सारे चार्जों की वजह से निकालना पड़ेगा, फ्लक्स इन सारे चार्जों की वजह से निकालना पड़ेगा। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स नेट निकालना है, तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 मान लो, Q1 Q2 Q3 Q4 बेटा Q5, ओहो, और Q6 मान लो।
मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सरफेस के बाहर वाले की वजह से नेट फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है, हाँ कम होता है नालायक, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि होता ही नहीं है। तो फ्लक्स आपको निकालना होगा, फ्लक्स किसकी वजह से, फ्लक्स ड्यू टू Q1 की वजह से फ्लक्स निकालेंगे हम, फ्लक्स निकालेंगे Q2 की वजह से, और फ्लक्स निकालेंगे Q3 की वजह से, और फ्लक्स निकालेंगे अब देखो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड क्या जाएंगी, बाहर जाएंगी, और नेगेटिव की फील्ड अंदर आएगी। चार्ज की फील्ड किसी सरफेस के लिए फ्लक्स का काम करती है हमेशा, ये क्या रखना है, याद रखना है। अगर मैं इस क्लोज सरफेस के अंदर जगमगाता हुआ +1 कूलम का चार्ज हूँ, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वो उस सरफेस से क्रॉस होगी ना, तो उस सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, फ्लक्स का काम कर रही है। ठीक है, तो मैं बात ऐसे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका। तो यहाँ से ये देखो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे आपको +5/ε0 लिखना है। Q2 कितना, माइनस है ना, माइनस का आपका यहाँ पे माइनस ही लगाना है, ये बेटा याद रखना, ठीक है। फिर माइनस आपका 2/ε0, फिर आपका 4 +12/ε0, फिर आपका +2/ε0। अरे 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 जू 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 जू, बाहर वालों की वजह से फ्लक्स कितना होगा, 0, उसको लिखना नहीं है। बात समझ में आई, डन। तो ये आपका नेट आंसर होगा सॉल्व करके। बात क्लियर है समझ में आया, ठीक बेटा, फटफट से लिखा करो फिर मैं आगे चलूं। हाँ जी, नहीं नहीं ये कंसेप्ट है भाई, टॉपिक नहीं है। ठीक है आगे चल रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं करना बच्चे, ठीक है सॉल्व कर लेना। इधर देखो, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। तुम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा, तुम्हारे लोगों को पता लगा कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स होगा। व्हाट इफ क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0। अगर बैलून के अंदर बल्ब ही नहीं है तो रोशनी बाहर जाने का सवाल नहीं है ना ठीक, तो अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये एक क्लोज सिलेंडर है और इसके पास 3 सरफेसेस हैं, एक ये वाला सरफेस बेटा, एक ये वाला सरफेस बेटा, और एक क्लोज सरफेस। ठीक, तो तीनों का, और ये क्या है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये मैंने माना ऐसा, इसका n कैप, इसे n1 कैप बोल दो, इसे n2 कैप बोल दो, इसे n3 कैप बोल दो अब मैं टोटल फ्लक्स निकालने जा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस सरफेस, क्लोज सरफेस से के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या उसको चीरती हुई अंदर जाके फिर चीरती हुई बाहर जा रही है, तो क्या आपको फ्लक्स दिख रहा है, फ्लक्स दिख रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया, हाँ है ना, ये क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही, यहां क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही, बट टोटल फ्लक्स क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की है, बाहर की है, हाँ है ना। तो इसी को हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को वेरीफाई करके बताओ कि नेट फ्लक्स इनसाइड क्या होगा, नेट फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस विल बी 0। तो इस सरफेस को, इस एरिया को मैं बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं, इस एरिया को S1 बोल देता हूं, इस एरिया को S2 बोल देता हूं, इस एरिया को S1 नहीं बोलूंगा, इस एरिया को क्या बोल रहा हूं मैं, इस एरिया को मैं S3 बोल रहा हूं, और इस एरिया को मैं बोल रहा हूं S1। अगर मेरे को नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्लक्स ड्यू टू S1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू S2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू S3। फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है बेटा, खत्म 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 फ्लक्स स्केलर है, कभी भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा,
किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट हो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, स्केलर, है ना, याद रखना बेटा ऐसे। देखो अब अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं, और ये जो ठीक है, एंड वी नो, क्या वी नो, S1 और S2 दोनों बराबर है कि नहीं है, S1 का एरिया और S2 का एरिया बराबर है कि नहीं है, S1 इक्वल्स टू S2, मतलब ओके वी नो एरिया ऑफ S2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ S3। थैंक यू मनकरण, यही माइक लेके बोलता तो पता नहीं क्या चल जाता, बट नहीं नहीं एरिया ऑफ फ्लक्स वन का देखो क्या कर रहे हैं हम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, ई वेक्टर डॉट एस 3 वेक्टर, ओके एक मिनट, मैंने फ्लक्स वन का निकालना है ना, ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट S2 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट S3 वेक्टर, हाँ या ना, ठीक, टोटल। अगर मैं देखूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये 3 सरफेस को, ये सरफेस 1 को देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 मिल रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है और ये नॉर्मल वेक्टर कहाँ पे है, बाहर को, या तो इधर को होगा फिर भी ऐसे 90 बन रहा है, समझ आ रही बात, या तो नीचे को फिर भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। किस किस को क्लियर है, मनकरण क्लियर है, तेरे को बच्चे क्लियर है, तेरे को क्लियर है, तो उन दोनों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आ गया ई डॉट एस, ये मेरा सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई S1 कॉस, पहले मैं एंगल ही डाल देता हूँ मनकरण सारे के सारे ना, ई S2 कॉस 0, ई S3 कॉस 180, किस किस को क्लियर हो रहा है, यहाँ पे एंगल 180, एक उधर और एक इधर, वहाँ पे एंगल 0, वहाँ पे एंगल 90, तो यहाँ से मेरा सीधा क्या आ रहा है, ये कॉस 90 वाला तो ये तो 0 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई, तो इन दोनों के एरिया बराबर है तो इनके एरिया को मैं S बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, S बोल देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ ई एस कॉस 0 1 होता है, हे राम, ई एस कॉस 1 ये होता है, तो यहाँ पे ई एस माइनस ई एस होता है, और यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इज सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ के बाद आगे चलते हैं। अगला आ रहा है हमारा डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ की डेरिवेशन कर रहे हैं गॉस थ्योरम की मदद से। आपको कूलम्स लॉ पता क्या होता है, क्या होता है बेटा, बटा आर स्क्वायर, ठीक है। कूलम्स लॉ कहता है कि भाई अगर मेरा, देखो पहले तो मैं कूलम्स लॉ को आपको बता देता हूं, अगर मेरा यहाँ पे एक चार्ज है, क्या है, चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये चार्ज मैंने प्लस माना है, ये क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर इस पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज आके बैठ जाएगा तो उसको क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। किसकी वजह से फोर्स लगेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हाँ है ना। तो वही फॉर्मूले का हमने डिराइव करना है यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। और जिस हिसाब से हम डिराइव करेंगे बेटा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से शुरू होता है, फिर 3 4 5 डेरिवेशन चलेंगी। हर डेरिवेशन में हमारा जो कंसेप्ट होगा, जो प्रूफ होंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे, सारा का सारा जो प्रूफ होगा गॉस थ्योरम की डेफिनेशन से ही होगा, ठीक है। तो आपको देखना है। लो भाई, कंसीडर an isolated charge प्लस क्यू, ठीक। हम मैंने एक आइसोलेटेड चार्ज माना, प्लस क्यू माना, ठीक है। और उसके ऊपर और उस चार्ज की वजह से we have to calc CL CU LA
T, we have to calculate electric field at point P. सबसे पहले हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, उस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूँ, ये चार्ज लिया, ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और ये रहा पॉइंट P, ठीक, ये पॉइंट क्या है, P है। अब यहाँ से मैं चार्ज को सेंटर मान के एक क्या कर लेता हूँ, स्फेयर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, स्फेयर, ठीक है। इमेजिन अ स्फेयर सराउंडिंग द चार्ज, ठीक है, एंड P लाइज ऑन द स्फेयर। P कहाँ पे, स्फेयर के ऊपर लाई कर रहा है। IMAGI, इमेजिन अ स्फेयर surrounding the sphere स्फेयर का रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस आर। एक इमेजिन करो एक स्फेयर को जिसका रेडियस आर है, वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग चार्ज Q, ठीक है, एंड पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेयर। पॉइंट P जो है स्फेयर के ऊपर ही है ठीक। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। सबसे पहले इस P पॉइंट के, इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। मैं यहाँ पे आराम से पेन का रंग बदल के, ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, होगी। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, छोटा सा क्या ले लेता हूँ, एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, डन। इसका जो एन कैप है ये भी ऐसे होगा, है ना। तो अब मैं गॉस लॉ लगा के ये पूरा का पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। गॉस लॉ का डेफिनेशन होता है E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, अच्छा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसी को मैं अभी आगे करवाता हूँ, देखो। ओहो, आजा आजा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखो बेटा, आप लोगों को पता है गॉस लॉ होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस टोटल फ्लक्स को मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में बताया था। टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, छोटा सा फ्लक्स जो है, छोटा सा उधर का फ्लक्स कितना होगा, छोटा फ्लक्स होगा ना, छोटा फ्लक्स तो मैं ऐसे निकाल लूंगा E डॉट डी एस करके। अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सरफेस इंटीग्रल करूंगा। क्या करूंगा, सरफेस इंटीग्रल, हाँ या ना अगर यहाँ पे कुछ नहीं पल्ले पड़ा तो मेरे को बता देना। अब यहाँ से E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो E ds cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ऐसे आ जाएगा E ds इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E कॉमन ds करके 4 पाई r स्क्वायर आएगा, हाँ या ना। छोटे छोटे एरिया को जोड़ के पूरे सरफेस का एरिया बन जाएगा। तो E ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, हाँ है ना। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मेरे को क्या करना है, उस पॉइंट पे अगर कोई दूसरा चार्ज होगा, उस चार्ज के ऊपर का मेरे को क्या बताना है, फोर्स बताना है। इफ अ चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट P, then it will experience a force due to the electric field of Q, due to the electric field of Q. If a charge Q naught is placed at P, it will
experience a force due to इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q प्लस Q, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज E इज इक्वल्स टू ये फोर्स जो उसको एक्सपीरियंस हो रही है, किसको एक्सपीरियंस हो रही है? Q नॉट को। तो अब इस फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा E Q नॉट। तो F देयरफॉर F इज इक्वल्स टू E Q नॉट, और F इज इक्वल्स टू E की वैल्यू डाल दो यहां से, E की वैल्यू डाल दो यहां से, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q नॉट, है ना। डन। हे राम जी, मेरे राम जी, प्यारे राम जी, ओ राम जी। लो भाई नोट करो इसे। बेटा तो ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, उसकी वजह से आपने किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है। मनकरण, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे आपने क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये वायर कैसी है बेटा? ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग। कैसी लॉन्ग? इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपने आप ही डॉट लग रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे ये बस ये चलता जा रहा है। मन करे समझा कि नहीं समझा? अब आपको जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले ये देखो, आपको जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उस पॉइंट, मान लो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप इस पॉइंट पे ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन। अब जो इनफाइनाइट चार्ज वायर है वो इधर को भी जा रही है और वो इधर को भी जा रही है। ओरिजिन से कुछ दूरी पर आपने एक एलिमेंट उठाया, ठीक। आपने ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे आपने इधर भी एक एलिमेंट उठाया, ठीक। और इधर से अगर ये डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस हमारा r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, हाँ या ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और इसकी वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इधर को होगी, हाँ या ना। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू आई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, के क्यू और नहीं, क्यू और आर पे, क्यू और आर पे। यहां से डीएस एलिमेंट उठाया, इधर से भी कितना उठाया? डीएस एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे? लाइन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन एलिमेंट। एक छोटी सी लाइन का टुकड़ा इधर से उठाया और उतना ही टुकड़ा उधर से उठाया, दोनों बराबर टुकड़े मैंने इधर से और उधर से उठाए। और चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। तो इसके ऊपर जितना चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज होगा। और ये डिस्टेंस भी दोनों क्या होंगे? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर, तो दोनों का सेम है। और बेस जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पे ये है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का दोनों क्या है? सेम है। तो फिर ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा? सेम होगा, हाँ या ना। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या मान लो? इवन। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लो? इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इवन मान लो, और इसकी वजह से क्या मान लो? E2 मान लो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं टुकड़े करता हूं, ये मान लो एंगल तुम्हारा क्या है? थीटा है। ये एंगल मान लो कितना है? थीटा है। तो अगर ये थीटा है तुम्हारा, तो ये वाला भी थीटा हो गया, और ये थीटा है तो तुम्हारा ये वाला भी थीटा हो गया। तो यहां से ये, अगर ये E2 है तो ये हो गया E2 साइन थीटा, और ये हो गया E2 कॉस थीटा, और ये हो गया
E1 साइन थीटा, और ये ऊपर क्या आ गया, E1 कॉस थीटा, हाँ या ना? ठीक। वायर इन्फानाइट बड़ी है, वायर क्या है, इन्फानाइट बड़ी, इन्फानाइट चार्ज यूनिफॉर्मली, इन्फानाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। मनकरण जैसे इन दोनों की वजह से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, वैसे ही इन दोनों की वजह से भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, इन दोनों की वजह से भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, इन दोनों की वजह से भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, सारों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस भी पॉइंट पे आपको निकालनी हो वो कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ, नॉर्मल, कैसी, नॉर्मल आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेट रेडियली इनवर्ड होती, रेडियली इनवर्ड होती, हाँ या ना? ठीक, ओके। अब मेरे को तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट ओके, तो चलो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ डेंसिटी, इस चार्ज वायर की क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस चार्ज वायर को, अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं। देखें, मैंने इस वायर का क्या किया, इतना सा पोर्शन कंसीडर किया मनकरण, इतना सा पोर्शन, बस मैं इतने से वायर की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, सिर्फ इतने से टुकड़े। और ये जो वायर का मैंने टुकड़ा लिया है, इसका लेंथ क्या लिया बेटा, L, और ये मैंने बनाया क्या दिया ऊपर, सिलेंडर सा, गॉसियन सरफेस बना दिया। क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज पड़ा हुआ है, और इतने ही चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे मैं क्या निकालने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डन, ओके। इस चार्ज वायर की बेटा डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये क्या क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको पहले मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताता हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बटा dl होता है। मतलब कि अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है dl लेंथ का, कितने लेंथ का, तो आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे dl को, डेंसिटी से लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी से। किससे? लीनियर चार्ज डेंसिटी से। ये समझ में आया? थोड़ा सा मैं आपको ये बाद में बता दूंगा, ठीक है? अभी के लिए हाँ, मैंने ये नहीं किया है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल करो, बढ़िया से करो। आ गया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू, सीधा सीधा यहीं से आते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर मेरे को टोटल निकालना होगा तो फिर मैं कैसे निकालूंगा? ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल मेरा फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इसके अंदर टोटल चार्ज होगा कितना? इसके अंदर टोटल चार्ज होगा लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बटा, है ना? तुमको ये तो नहीं है कि मैंने इस पूरी इन्फिनाइट लार्ज वायर थी, मैंने बस इतने से का क्यों निकाला? भाई तुम इन्फिनाइट वायर को क्या लिमिट लगा सकते हो क्या? उसको आप गॉसियन सरफेस के अंदर कैद कर सकते हो? नहीं कैद कर सकते हो। डन। तो आपने उस इन्फिनाइट वायर का छोटा सा टुकड़ा लेके उस टुकड़े की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अभी आपने संकल्प लिया है, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक,
और उसके बाद से हम देखेंगे कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब दोबारा से जैसे कि मैं गॉस लॉ की हेल्प से टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूँ, वैसे ही मैं टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूँ फ्लक्स को ऐड करके। फ्लक्स को क्या करके? देयर आर 3 सर्फेसिस, 1 सर्फेस, सर्फेस 2 एंड दिस इज सर्फेस 3। तो सर्फेस 1 का फ्लक्स, सर्फेस 2 का फ्लक्स, सर्फेस 3 का फ्लक्स ऐड कर लूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सर्फेस 1 का फ्लक्स कितना होगा मनकरण? यहाँ पे ये इसका जो है एन कैप इधर आ रहा है इसका, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है। इधर का फ्लक्स क्या हो गया? 0 बोल 0 है ना। इधर का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये, और नॉर्मल वेक्टर बेटा ये, हाँ है ना। इधर का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऊपर और नॉर्मल ऊपर, यहाँ पे ई। क्लियर? इसे मैंने 1 बोला। अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स जो होगा मेरा वो 5 माप बोल देता हूँ मैं। टोटल फ्लक्स 5 इज इक्वल्स टू अब ये टोटल फ्लक्स इसकी वजह से तो 0 है, उसकी वजह से 0 है, बस इसका फ्लक्स निकाल लूँ क्या? ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, हाँ है ना। मेरे को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अगर मेरे को पूरा लिखना हो तो मैं फ्लक्स ड्यू टू इसे मैं बोल देता हूँ सरफेस 1 हो गया, इसे बोल देता हूँ मैं सरफेस 2 हो गया, और इसे बोल देता हूँ सरफेस 3 हो गया। तो अब मैं बोल देता हूँ फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, यो यो आई लव माई इंडिया। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे पंगा हो जाएगा। पंगा है पंगा। ओके ठीक है। अब क्या हो गया टोटल फ्लक्स? इसका एरिया क्या मान लो? इसका एरिया मान लो पाई आर स्क्वायर। अगर ये दूरी कितनी है? ये दूरी आर है, ठीक है। तो ये रेडियस आर हो गया, इसका भी, इधर का भी रेडियस क्या हो गया? आर, और उसका भी रेडियस क्या हो गया? आर। वो पूरे सिलेंडर का रेडियस आर हो गया है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा मेरा ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90, है ना। समझ में आ रहा है मनकरण की नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम है? दूसरे का क्या होगा? ई इंटू 2 पाई आर एल इंटू कॉस 0, कॉस 0। भाई इस ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच होता है ना, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच लगाया, ठीक। और इसका ही E3 वाले का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे E इंटू पाई आर स्केयर इंटू कॉस 90 करके उसका भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक। E इंटू पाई आर स्केयर इंटू कॉस 90, जो कि वो भी 0 हो गया। तो टोटल फ्लक्स मेरा क्या आ गया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा आ गया E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अगर मैं इसको मैं बोल देता हूँ 2 फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों मैंने टोटल फ्लक्स निकाले हैं, हाँ है ना। तो दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, और दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। बैठो, कितना आता है मेरा? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाता है? ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया और ई का फॉर्मूला आ गया। ई का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और मनकरण ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला किसका है? पर यूनिट लेंथ का, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ के ऊपर हमारी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मतलब पर यूनिट लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन, नोट करो इसे। बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है आपने, वो सारी की सारी वायर की वजह से, पूरी इन्फानाइट वायर की वजह से है। अगर मैं वायर इन्फानाइट नहीं लेता, अगर मैं वायर इन्फानाइट नहीं लेता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नॉर्मल मानी है ना यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कभी
नहीं आती। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आई है क्योंकि हम वायर को मैंने इन्फानाइट माना, मतलब जितना लेंथ यहाँ पे उतना लेंथ वहाँ पे, मतलब हर एक का, तभी तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अगर इधर को लेंथ ज़्यादा होता, इधर को लेंथ कम होता, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होता, हाँ या ना? नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता, वर्टिकल भी होता और हॉरिजॉन्टल भी होता, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती। बात सही में? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बाहर को मानी है, ये इसीलिए पॉसिबल, नॉर्मल मानी है, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने वायर क्या मानी है, इन्फानाइट। अगर वायर इन्फानाइट नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता। बात क्लियर है? यहाँ पे दो बातें और, यहाँ से मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एक चीज़ ये लिख देता हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास वायर मेरे यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव वायर है, तो किसी ये ऐसे 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 ऐसे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को जाएगी नॉर्मल की तरफ। और अगर ये मेरे पास ऐसे 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 ये नेगेटिव चार्ज वायर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी अंदर की तरफ। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ओके। आज का यही टॉपिक है, यहीं तक हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आपको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जरा ध्यान से देखें। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, स्फेरिकल शेल है, ओके। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जाओ। ड्रैगिंग कहाँ पे है? ड्रैग क्लोनिंग। ठीक है, ये जो है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है मनकरण, ये अंदर वाला, इसका रेडियस r है बेटा, ओके। और ओके, इसका रेडियस जो है बेटा वो कैपिटल R मान लो। और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो बच्चे इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे, ठीक है। और हम गॉस लॉ की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो इस पॉइंट पे, अच्छा ये जो है ये सारा का सारा यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैं मान लेता हूँ, ये सारा का सारा चार्ज बिहेव ऐसा करता है कि सारा का सारा चार्ज पड़ा कहाँ पे, सेंटर पे। डन। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ये जो मैंने पॉइंट लिया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को होएगी, हाँ या ना? और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इस छोटे से एरिया का वो बाहर को होगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है क्या? ओके। तो अब ये मेरा पॉइंट पी है, इसके तीन केस बनते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। एक तो शेल के बाहर किसी पॉइंट पे, एक तो शेल के ऊपर किसी पॉइंट पे, एक तो शेल के अंदर किसी पॉइंट पे, ठीक। तो मैंने शेल के बाहर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था उस पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, उस पॉइंट से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो चलो शुरू करें। कंसीडर लिखना शुरू करो साथ साथ में, यूनिफॉर्मली चार्ज, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज sphere of radius consider a uniformly charged sphere of radius r। हमने कहाँ पे कैलकुलेट करना है,
फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। आपने शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। और ये जो आर जो है वो ग्रेटर है किससे, आर से। बात समझ में आई। अब लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। सारी डेरिवेशन जब से हमारा शुरू हुआ है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, सारी डेरिवेशन गॉस लॉ के हेल्प से हो रही है, और वैसे ही हो रही है सारी की सारी डेरिवेशन। अगर आप देखोगे तो एक जैसी लगेगी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये बात क्लियर है। और ई डॉट डी एस का क्या आएगा आंसर वहां से, ई डॉट डी एस का आएगा ई डी एस, और ई बाहर आ जाएगा, और डी एस जोड़ के 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। आर स्क्वायर छोटा होगा कि बड़ा होगा, आर छोटा होगा बड़ा होगा। ये क्या किया मैंने, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया है, इसको इधर किया, ठीक है, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, हाँ या ना मनकरण। तो मैंने किया ई डी एस कॉस जीरो को मैंने वो कर दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ से ई कॉमन आ गया, और ये जोड़ जोड़ के मेरा कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा देख मैं कौन सा, देख मैंने डी एस जोड़ा है ना, मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये वाला स्फीयर का एरिया मैं जोड़ रहा हूँ, अंदर एक स्फीयर का एरिया नहीं जोड़ रहा हूँ। ये जो गॉसियन सरफेस लिया है मैंने, उसके ऊपर एक इमेजिनरी छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, और उस एरिया एलिमेंट को जोड़ जोड़ के ये पूरा बड़ा इमेजिनरी स्फीयर का एरिया आएगा। ठीक, तो इमेजिनरी का जो रेडियस है वो कितना है बेटा, आर, और जो हमारा एक्चुअली जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e की वैल्यू क्या आ गई, q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, नोट करो, इसे नोट करो तब तक इसे कुछ करता हूँ। ये अभी थोड़ी सी डेरिवेशन हुई है, 1/3, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को 3 करनी है। डांस मत कर यार, मैं तुझे थोड़ी ना कह रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ। अब मैं दूसरा हम कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब इसका अगला डायग्राम, ठीक है, दूसरा डायग्राम देखो। ये दूसरे के लिए मैंने ये लिया, ठीक, ध्यान से। और अब जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट कर रहा हूं वो कहां पे कर रहा हूं, इसी के, ओहो आजा, अच्छा कैंसल ड्रॉप, अच्छा ये है। मनकरण ये जो बना रहा हूं ना मैं,
अच्छा कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये बस इसी के ऊपर है, ये बस क्या है, इसी के बिल्कुल ऊपर सटा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हे राम, ठीक है। ओके, ये अब मैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। और ये जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है वो बिल्कुल उसकी सरफेस पे ही है, बिल्कुल उसकी सरफेस पे ही, बस थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ रहा है, बस थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखें, ये सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ शेल। और सरफेस ऑफ शेल का क्या मतलब है कि ये जो मेरा आर है, ये देखें, ये देखें, ये तो मेरा क्या हो गया आपको पता है, ये मेरा हो गया आर, कौन सा आर, ये मेरा हो गया बड़ा आर, और ये मेरा क्या हो गया छोटा आर। और ये जो छोटा आर है और जो बड़ा आर है वो दोनों क्या है, बराबर है। डन। अब मैंने और ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, अंदर वाला क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, तो उसे चार्ज उसके ऊपर लगा दें। मैंने यहाँ पे इस सरफेस पे, यहाँ पे मैंने फ्लक्स निकालना है, तो ये E हो गया, ये ds वेक्टर हो गया, और दोनों के दोनों पैरेलल हैं, दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहते हैं, हाँ भाई हाँ, वो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको निकालना है, हाँ वही जिसको हम E डॉट डी एस कहते हैं, हाँ उसी का तो फॉर्मूला है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ई बाहर आ जाएगा, ये डी एस, बेटा डी एस जोड़ के मेरा इस बारी 4 पाई बड़ा आर का स्केयर होगा, 4 पाई, क्योंकि बड़ा आर हो चाहे छोटा आर हो, दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। बट अगर सरफेस पे ही निकालना है तो हमारे को एट द सरफेस बोला होगा ना, तो रेडियस ऑफ द स्फेयर दिया होगा, तो हम रेडियस ऑफ द स्फेयर का सिंबल लिख लेते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्केयर लिख लेते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, यहीं पे लिख देते हैं। मनकर समझ में आया? अब इसमें एक और रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। बस बच्चे इनका भी खत्म होने वाला है, फिर मैं तुझे कराता हूँ। ठीक, कौन सा कलर, गुलाबी। ये आपने शेल लिया, ये आपने इसका ड्रैग क्लोनिंग किया, ड्रैग क्लोनिंग यहाँ पे आते ही आपने इसे छोटा कर दिया और इसको आपने डॉटेड कर दिया। अब चला देख लें एक बारी,
अच्छा चलो देख, मैं अभी लिखो आराम से, मैं तब तक कर लेता हूँ थोड़ा सा। करें? पहले ये बताएं सीधा सीधा प्यार से, क्या शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना? किसी को आइडिया हो तो बता दो भाई, किसी को आइडिया हो तो बता दो। तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? जतिन, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? देखो ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये चार्ज तो यहाँ पे रह गया, चार्ज तो चार्ज यहाँ पे है ना। हाँ हाँ बेटा, अब तो जो पहले जवाब देता है वही तगड़ा होता है, चाहे वो गलत दे चाहे सही दे, क्योंकि उसने पहले ही दिया। ओके तो ये बेटा यहाँ से ये तो मेरा कैपिटल आर है, हाँ या ना? मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये मेरा क्या है बेटा? छोटा आर। तो मैंने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे मैं थोड़ा सा ये निकाल दूं, क्योंकि यही छोटा एलिमेंट लूंगा। अरे मैं क्यों ले रहा हूँ? क्या ये जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के, उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड कोई चार्ज है? नहीं है ना। तो हमने वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ अभी तो किया, और उसके अंदर हमने जाना कि अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वजह से क्या होगा? जीरो। उसकी वजह से क्या होगा? जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, विच आई विल प्रूव। क्योंकि इलेक्ट्रिक, ओके डन। देखें लिखें एस as charge enclose the surface is जीरो। जो सरफेस के अंदर जो चार्ज है, कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? देयरफॉर जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई डी एस। हाँ फ्लक्स ज़ीरो होगा, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, फ्लक्स ज़ीरो होगा। उसी फ्लक्स को जिसको हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम ये कहते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट। ये क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक, अब यहाँ से मेरा आता है ऐसे ई डी एस इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू ज़ीरो है, क्योंकि क्यू ज़ीरो है, हाँ है ना। एज चार्ज इंक्लोज द सरफेस इज जीरो, तो क्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या डीएस, दोनों में से क्या जीरो होगा? डीएस तो जीरो नहीं होता, उसको जोड़ जोड़ के पूरा बन जाएगा। तो देयरफॉर एज 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 ds कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोग क्या याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल इज जीरो। डन। अब बेटा यहाँ पे जो डेरिवेशन थी इसके अंदर बोला था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगर ये आपका कंडक्टर भी होता, अगर ये आपका कंडक्टर भी होता, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ये शेल है। अब ये जो शेल है ये कंडक्टिंग भी हो सकता, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस शेल की जगह पे यहाँ पे कंडक्टर होता, क्या होता? कंडक्टर, तो भी सेम डेरिवेशन होती। क्यों? क्योंकि अगर आप कंडक्टर के अंदर भी चार्ज भरते हो ना, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आता है? सरफेस पे आता है। क्या आता है? सरफेस पे। ठीक, चाहे चार्ज शेल हो चाहे कंडक्टर हो, दोनों के लिए सेम आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा। कंडक्टर के अंदर भी अगर आप चार्ज भर दोगे ना, कंडक्टर के अगर आप अंदर भी चार्ज भर दोगे ना, वो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज बी जीरो। ठीक, अब यहां पे हमारा एक चीज रह गया, इसका ग्राफ रह गया। इसका क्या रह गया? ग्राफ। तो चलो इसका ग्राफ देख लें। और ग्राफ को किसी और ही रंग से बनाता हूं। मनकरण,
इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक, हम एक उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं और इग्नोर करके यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। आई गेस कि मैंने जो पिछले 1-2 मिनट में बताया आपने कुछ नहीं सुना है। समझ आ रही बात? सुना है? अभी पूछता हूँ, रुक जा। ये देखो, है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे मैं रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैं रखता हूँ आर। यहाँ पे क्या रखता हूँ? आर। और ये आर में एक है मेरा आर। वो आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, फ्रॉम द चार्ज शेल। ठीक, अब शेल से अगर मेरा आर छोटा है मतलब कि वो पॉइंट जो है शेल के अंदर है, अगर आर जो है आर के बराबर आ रहा है मतलब वो पॉइंट सरफेस पे है। अगर छोटा आर बड़े आर से बड़ा आ रहा है इसका मतलब वो चाहे पॉइंट सरफेस से बाहर है। ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब इलेक्ट्रिक इन्वर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ बन जाएगा ऐसे वाला, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक मिनट, क्या ये ग्राफ सही बनाया मैंने? ये ग्राफ मैंने गलत बनाया। क्या बनाया? गलत बनाया। क्यों गलत बनाया? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, जब तक हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द शेल से छोटा है तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या है? जीरो। हर जगह पे क्या है? जीरो। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मेरी क्या आई? जीरो। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? जीरो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और उसके बाद ये आया। हाँ है ना? यहाँ पे है आर आपका छोटा है आर से, यहाँ पे आर बड़ा है आर से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आपको ये पता है अगर आर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, और अगर आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आर जो है हमारा, इसमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में, इसमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में। ये वाला आर छोटा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बड़ी है। तो इसलिए ये आर पे ये जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर आ रहा है, और जितना बाहर जाओगे उतना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात क्लियर? ठीक, आज के लिए इतना ही है बच्चे।